आज हम जो हमारा पहले का जो चैप्टर था, जिसमें हमने संरक्षित खेती को लेके चर्चा की थी कि उसकी क्यों आवश्यकता है, खुले वातावरण में कौन कौन सी ऐसी दिक्कत आती है सब्जियों के उत्पादन में या दूसरी बागवानी फसलों के उत्पादन में। उसी कड़ी में आज का जो विषय है हमारा, वो संरक्षित खेती में स्वस्थ पौध एवं रोपण सामग्री का महत्व एवं उसका उपयोग, उस विषय पर होगी। क्योंकि जब हम संरक्षित खेती की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जो प्लांटिंग मटेरियल है, जिसको रोपण सामग्री हम कहें, वो बीज के रूप में हो, वो पौध के रूप में हो, या वो जो वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांटिंग मटेरियल के रूप में हो, वो उसका स्वस्थ होना, उसका ओजस्वी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। यहां तक कि अगर हम ये चर्चा भी करें कि अगर खुले खेतों में भी अगर हमारी रोपण सामग्री, बीज या पौध या दूसरी रोपण सामग्री वो स्वस्थ है, विषाणु रोग रहित है या दूसरे रोगों से रहित है बिल्कुल, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम बहुत ही ज्यादा सार्थक पाए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण परिणाम उसके देखे गए हैं, उपज के हिसाब से, गुणवत्ता के हिसाब से, या रोगों, कीड़े मकोड़ों के प्रकोप के हिसाब से। लेकिन जब संरक्षित खेती की बात करते हैं तो इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हमने नेट हाउस बनाया है या ग्रीन हाउस बनाया है और उसके अंदर हम टमाटर की फसल पैदा करना चाहते हैं, शिमला मिर्च की फसल पैदा करना चाहते हैं या किसी और चीज की फसल पैदा करना चाहते हैं और उसकी पौध को हम खुले खेत में उगाएं, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि जब संरक्षित खेती की बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले चर्चा की, उसका हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम जो खुले वातावरण में, खुले खेतों में जो जैविक और अजैविक कारक इन फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसी को बचाते हुए हम इस खेती को करते हैं। वैसी स्थिति में हमारी जो रोपण सामग्री है, पौध है, बीज है या वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड मटेरियल है, वो सारा का सारा बिल्कुल विषाणु रोग रहित, स्वस्थ होना चाहिए और विग्रस होना चाहिए, ओजस्वी होना चाहिए। ये इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसकी आवश्यकता भी है। अब जब बात करते हैं कि किस प्रकार से करें इसको, संरक्षित क्षेत्र के अंदर पौध को कैसे तैयार करें, तो जरूरी नहीं कि हम सीधे ग्रीन हाउस की बात करें या ग्रीन हाउस में भी हम बेंचेस की बात करें, जमीन से उठे हुए बेंच बने हो या बूम सिस्टम हो या पैड एंड फैन सिस्टम हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसको आवश्यकता के अनुसार, अगर कोई किसान की माली हालत, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और वो सब्जियों की खेती करता है या और फसलों की खेती करता है और वो अपने खुद के स्तर पर कम खर्चे से ऐसी कोई व्यवस्था करना चाहता है, तो उसके लिए है, जैसे हम मच्छरदानी का उपयोग करते घर में, ऐसे ही कीट अवरोधी नेट आता 40 मैस का, यूवी स्टेबलाइज्ड 40 मैस, और जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसके प्रति उसमें रोधक क्षमता होती है। तो उसका उपयोग करके आधे इंच के हम पाइप ले सकते हैं, जीआई पाइप जो आता है, जंगरोधी पाइप, और उसको सेमी सर्कल उसमें हम मोड़ सकते हैं और मोड़ करके उसको करीब 2-2.5 मीटर की दूरी पर पाइपों को हम लगा सकते हैं और एक 50 या 100 वर्ग मीटर का नेट हाउस। बस फर्क इतना है कि जैसे हम चारपाई के ऊपर मच्छरदानी लगाते हैं मच्छरों से बचने के लिए, मच्छर अगर काटेंगे तो हमें पता है भाई डेंगू होगा, चिकनगुनिया होगा, मलेरिया होगा, ये सब वायरस है, ये वायरल डिजीजेज है ये भी। तो ऐसी स्थिति ही बिल्कुल हमारी सब्जियों के लिए, हमारी पौध के लिए उत्पन्न होती है। उनमें भी बहुत सारे विषाणु रोगों का प्रकोप होता है और हमारा प्राथमिक उद्देश्य वो
विषाणु रोग रहित पौध तैयार करना होता है, तो उसके लिए ऐसा नेट हाउस जिसमें दोनों दरवाजों के बीच में वेटिंग एरिया गैप होना चाहिए, और 50 वर्ग मीटर का 100 वर्ग मीटर का वो बनाया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार। उसकी और जानकारी दी जा सकती है, कोई किसान करेगा तो वो बहुत लो कॉस्ट है, कम लागत से बनने वाला है, और उसमें जमीन से उठी हुई अंदर वो क्यारी बना सकता है। 2 दरवाजों का जो महत्व वो ये है कि मान लिया एक दरवाजा आपने खोला, अंदर वाला दरवाजा जब खोले जब पहले वाला बंद हो ले, ताकि आपके साथ कोई ऐसा कीट जो विषाणु रोगों को फैलाने का काम करता है, जैसे सफेद मक्खी है, एफिड्स हैं, जैसिड्स हैं या दूसरे होपर्स हैं, वो अंदर प्रवेश ना करें, वो महत्वपूर्ण बात है। और फिर अंदर आप उसमें पूरी जमीन से उठी हुई क्यारियां बनाएंगे, और उसमें जो परंपरागत विधि में जैसे आप क्यारियों के अंदर पंक्तियों में या ब्रॉडकास्टिंग करके आप बीज बोते हैं सब्जियों के, उस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको सुधार उसमें करना चाहिए। लाइन शोइंग करनी चाहिए, एक एक बीज का उपयोग करके पंक्तियों में बीज की बुआई हो, बीज का उपचार हो, जमीन से लगने वाले जो रोग हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो ऐसी पौधशाला है जिसमें आपने नेट हाउस बनाया है, उसको आप पौध उगाने से पहले अगर साल में 1 बार या 2 बार मिट्टी को स्टरलाइज कर लें, उसमें फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल करके, फॉर्मलिन का या दूसरे भी केमिकल्स आते हैं उनका इस्तेमाल करके, उसका तरीका भी मौजूद है, उसको बताया जा सकता है, और उसको करीब 3 से 4 हफ्ते लगते हैं पूरी तरह रोगाणु रहित करने के लिए, कीटाणु रहित करने के लिए। तो उसका उपयोग करके हम वो कर सकते हैं, और बाद में हम पौध की बुआई जो उसके अंदर करें। इस ऐसे नेट हाउस में फिर बाद में ऊपर की तरफ, छत की तरफ, हम पीले रंग के चिपकने वाली पट्टियां जो आती हैं, येलो स्टिकी कार्ड्स, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। सिल्वर कलर के जो आते हैं चांदी जैसे रंग के, ऐसे स्टिकी कार्ड्स का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नीले रंग के स्टिकी कार्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। येलो जो पीले रंग का जो स्टिकी कार्ड्स है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई वायरस को फैलाने का कोई काम करता है कोई कीड़ा, तो वो सफेद मक्खी है, व्हाइट फ्लाई है। और व्हाइट फ्लाई जो है वो पीले रंग की तरफ आकर्षित होती है, और अगर अंदर आपने अपने नेट हाउस में, कम लागत के नेट हाउस में आपने ऐसी पट्टी लगाई है, स्टिकी कार्ड अंदर लगाया है, तो निश्चित रूप से कोई व्हाइट फ्लाई गलती से अंदर चली भी गई तो वो उसके ऊपर ट्रैप हो जाएगी, चिपक जाएगी। इसी प्रकार से अगर कोई एफिड, माहू जिसको बोलते हैं, जो सरसों के ऊपर लगता है, चेपा, वो अंदर चला जाता है, वो भी कई फसलों में वायरस का कैरियर है, वेक्टर है वो, तो वो भी अंदर चला जाता है, तो वो जो चांदी जैसा रंग है, सिल्वर कलर के ऊपर अट्रैक्ट होता है, वो वहां जाकर चिपक जाएगा। और जो नीले रंग का जो हमने इस्तेमाल किया स्टिकी कार्ड मान लिया, तो वो जो है थ्रिप्स, वो जो विषाणु रोगों को फैलाने का काम करती हैं, वो भी नीले रंग की तरफ आकर्षित होती है और चिपक जाएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, कम से कम आप 3 रंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कम से कम पीले रंग के स्टिकी कार्ड्स का इस्तेमाल अंदर जरूर करें, उनका उपयोग करें, ताकि, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है विषाणु रोगों को फैलाने का जो काम करती है वो सफेद मक्खी करती है, तो उसका उपयोग आप करें। इस प्रकार से आप दरवाजों का खोलना बंद होना, बीज उपचार, रेज्ड बेड, ये सब चीजें करके आप कम लागत में एक छोटे नेट हाउस में, जिसमें बहुत ज्यादा लागत नहीं आएगी, उसमें लागत 50 वर्ग मीटर में आपकी जो है करीब करीब 10,000 के लगभग लागत आएगी, और उसमें पाइपों का बहुवर्षीय रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तो कई साल तक, और नेट का भी कम से कम 5-6 साल तक, 8 साल तक इस्तेमाल उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद बात आती है इससे ऊपर वाली जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो है नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस, जिसमें ना पैड एंड फैन सिस्टम लगा हो, ना गर्म करने के लिए हीटिंग सिस्टम लगा हो। उसमें प्राकृतिक रूप से वायु का आदान प्रदान हो बाहर से अंदर, और साइड वेंटिलेशन और टॉप वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो, उसमें एक बैलेंस हो, एक संतुलन उसमें होना चाहिए। और इसके अंदर इसको गांव के स्तर पर बनाया जा सकता है। जो हमारे रूरल आर्टिजन्स हैं,
जो कारीगर हैं गांव के वो बना सकते हैं उसको, कुछ ज्यादा बड़ी उसमें वो नहीं आती। और ऐसी संरचना 100 स्क्वायर मीटर की वो लगभग 45 से 50 हजार रुपए में बनाना उसका संभावना है, उसको बनाया जा सकता है। और उसमें कोई जरूरी नहीं कि आप अब आपको मिट्टी से संपर्क तोड़ना है, और उसमें ईंटों का खड़ंजा बिछाया जा सकता है, ईंटों को लिटा करके, खड़ी हुई नहीं, बिछा दें उनको 4 इंची की साइज के उसमें, और उसको उसके ऊपर फिर हम जो प्लग ट्रेज है उनका इस्तेमाल इसके लिए करते हैं, क्योंकि हमें पता है मिट्टी से भी बहुत सारे रोग लगते हैं, नेमेटोड्स भी वहीं से संक्रमण होता है, और बहुत सारी जो फंगस है वो भी वहीं से नुकसान करता है मिट्टी से। तो अब हम यहाँ पे सॉइललेस पौध उत्पादन करेंगे। हमारा संरक्षित संरचना तो हो गई नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस, जीरो एनर्जी नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस, जीरो रूप से वायु संवाहित ग्रीन हाउस हो गया। उसके बाद प्लग ट्रेज हो गई। प्लग ट्रेज के अंदर जो मीडिया है, जो भूरहित माध्यम है, सॉइललेस मीडिया, वो है कोकोपीट। नारियल का जो वेस्ट होता है, जो बच जाता नारियल को निकालने के बाद, खोपड़ा जिसको कहें, उसको ग्राइंड किया जाता है और उसको फिर डिकम्पोज करके और स्टीम से स्टरलाइज किया जाता है, कीटाणु रहित किया जाता है, और उसको लूज फॉर्म में भी बैग्स में भरा जाता है और कंप्रेस करके ड्राई ब्रिक्स भी बनाई जाती है। दोनों रूप में उपलब्ध है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में ड्राई कंप्रेस ब्रिक्स ज्यादा अच्छी रहेंगी। और इसकी क्वालिटी निर्भर करती है मीडिया की, कि आपका उसको कैसे पानी से धोया गया, खारे पानी से या साफ सुथरे मीठे पानी से उसको धुलाई की गई है, और उसका स्टीम स्टरलाइजेशन कितनी देर तक किया गया है। लेकिन ये निश्चित बात है कि जो ड्राई कंप्रेस्ड ब्रिक्स हैं वो दूर दराज के इलाकों में काफी लंबी अवधि तक उनका उपयोग करना, उनमें दोबारा वापस नए सिरे से जो है ना जो लगने वाले जो फंगस है या दूसरे जीवाणु हैं वो उत्पन्न नहीं हो सकते। जब चाहिए आपने उसको पानी में भिगोया 24 घंटे पहले और उसका ट्रेज में इस्तेमाल किया। दूसरा है वर्मिकुलाइट और परलाइट। ये 3 माध्यम है, कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट। इसमें इनका जो अनुपात है वो 3:1:1। ये भार के, वेट के बेसिस पर नहीं लेना है आपको, ये आयतन के आधार पर, वॉल्यूम के बेसिस पर। जैसे 3 बाल्टी आपने लिया कोकोपीट और 1 बाल्टी आपने लिया वर्मिकुलाइट, 1 बाल्टी आपने भर के लिया परलाइट। इसमें परलाइट बहुत लाइट वेट है, बहुत ही हल्का है, और वर्मिकुलाइट भी जो है हल्का है। और वर्मिकुलाइट का काम है पानी को पकड़ के रखना, पानी को सोख के रखना, और परलाइट जो है वो जड़ों के अंदर हवा का आदान प्रदान करता है। इस प्रकार से 3:1:1 के अनुपात में आयतन के आधार पर, वॉल्यूम बेसिस पर हम इस मीडिया को लेते हैं। ये स्टैंडर्डाइज्ड मीडिया है। और अगर कहीं स्टैंडर्डाइज्ड मीडिया नहीं मिलता आपको, तो जरूरी नहीं, आप कोकोपीट के साथ वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको वर्मी कंपोस्ट को गर्मी के महीनों में, मई जून में जीवाणु रहित करना पड़ेगा। उसमें हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, कोई जीवाणु का उसके अंदर वो हो, जीवित हो, ऐसी स्थिति में उनको जीवाणु रहित करना आवश्यक है। और उसका इस्तेमाल फिर 50-50% हम कोकोपीट के साथ मिला करके कर सकते हैं उसको प्लग ट्रेज में। अब बात आती है प्लग ट्रेज की। प्लग ट्रेज मार्केट के अंदर गोल सेल्स की भी मिलती है, लेकिन आजकल चकोर जो स्क्वायर है उस प्रकार की प्लग ट्रेज बाजार में उपलब्ध है। उनका उपयोग ज्यादा कारगर है, ज्यादा महत्वपूर्ण है जड़ों के विकास के लिए, तने के विकास के लिए, तो उनका हम उपयोग कर सकते हैं। इसको हमने 2 भागों में बांट दिया है कि कितना, देखिए क्या ऊपर से तो वो स्क्वायर दिखेगा आपको, ऐसे ऊपर से तो देखेंगे दोनों तरफ से ऐसे स्क्वायर, लेकिन अंदर से इन्वर्टेड पिरामिड है, घटता जाता है नीचे की तरफ जो है ना। तो इस प्रकार का सेल का आकार होता है, और उसमें हमने 2 भागों में कितना, किसको कितनी जगह चाहिए, स्पेस कितना चाहिए, उसके आधार पर हमने सारी सब्जियों को 2 भागों में बांट दिया है। एक तो टमाटर और बैंगन और बेल वाली सब्जियां, लौकी, तुरई, करेला, खरबूजा, तरबूज, पंपकिन, इन सब चीजों को जो बेल वाली सब्जियां बोलते हैं, ये सारे टमाटर, बैंगन और बेल वाली सब्जियां ये एक तरफ है।
इनको 18 से 20 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है स्पेस चाहिए, घन सेंटीमीटर स्पेस उसको चाहिए, तो इतना वॉल्यूम चाहिए उनको। और दूसरा जो वर्ग है हमने सब्जी का किया है उसमें मिर्च, शिमला मिर्च, फूल गोभी वर्ग की सारी सब्जियां, पार्सले, सेलरी, सलाद पत्ता, लेट्यूस जिसको बोलते हैं, या हम कोई और भी पौध उगाना चाह रहे हैं किसी चीज की, उनको 8 से 10 क्यूबिक सेंटीमीटर जगह की आवश्यकता होती है, वॉल्यूम की आवश्यकता होती है, उसको उतना चाहिए। एक को 10, एक को 20, इस प्रकार से 2 भागों में हमने बड़े पैमाने पर सब्जियों को बांट दिया है। उनका उपयोग, एक तो मैंने बताया सेब, ऊपर से वो चकोर दिखती हैं आपकी बिल्कुल, लेकिन जब अंदर की तरफ से उनको देखते हैं तो इन्वर्टेड पिरामिड वो दिखाई देती हैं। उनके अंदर जड़ों का और तने का विकास बहुत अच्छा होता है। और हमने सब्जियों को 2 में बांट दिया। उसका उपयोग आप करें मीडिया का 3:1:1 रेशियो में, 3:1:1 के अनुपात में, आयतन के आधार पर, उसमें फिर बीजों की बुआई करें आप। तो एक ये हो गया ग्रीन हाउस 100 स्क्वायर मीटर का आप गांव के स्तर पर बना सकते हैं। और एक 100 स्क्वायर मीटर के ग्रीन हाउस में लगभग अगर मिलके करें तो करीब 10 से 15 किसान अपनी साल भर की पौध तैयार कर सकते हैं। या इससे ऊपर अगर हम बात करें, फिर आता है ग्रीन हाउस की बात, जिसमें पैड एंड फेंस सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी। उत्तर भारत के मैदानों की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से पैड एंड फेंस सिस्टम वाला ग्रीन हाउस, और उसके अंदर जरूरी नहीं कि हम बेंचेज बनाए जमीन से उठे हुए और अंदर पक्का करें, आरसीसी से करें, उसमें वैसे भी काम चल सकता है हमारा कि रेज्ड बेड बनाए, और रेज्ड बेड बना करके और चलने के जो हमारे रास्ते हैं वो नीचे रहे 1.5 से 2 फीट, और उसके ऊपर 300 से 400 जो जीएसएम का जो है हम ब्लैक पॉलीथीन, टर्पुलिन या सेपुलिन, वो ढक सकते हैं पूरा का पूरा। और हमारा उद्देश्य है कि कोई खरपतवार जमीन से संपर्क तोड़ना और जमीन के अंदर कोई जो प्रकाश है वो ना जाए, जिससे कोई खरपतवार ना हो पाए, और जो जमीन से लगने वाले रोगाणु हैं वो पौध तक, ट्रे तक, सेल्स तक ना पहुंच पाए। ये मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो दोनों प्रकार से वो आपके ऊपर, संसाधनों के ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास कैसे संसाधन है। लेकिन अगर साल भर आप पौध तैयार करते हैं, गर्मी के महीनों में हमें पैड एंड फेंस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। उसमें बूम सिस्टम भी लगाया जा सकता है कि जिससे समान रूप से यूनिफॉर्मली जो है जो न्यूट्रिएंट्स है पानी में घुल के वो जाएंगे, स्प्रे जैसे स्प्रिंकलर से हम स्प्रे करते हैं, इसी रूप में उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है तत्व वो घुल करके पौध के अंदर समान रूप से जाएंगे। तो इस प्रकार से पैड एंड फेंस सिस्टम वाला, बूम सिस्टम वाला ग्रीन हाउस हो सकता है, और उसमें बेंचेज भी बनाए जा सकते हैं। और अगर ऐसा कोई ग्रीन हाउस है 1000 वर्ग मीटर का मान लिया, तो या 500 वर्ग मीटर का भी बनाया जा सकता है। इस पे जरूरी नहीं कि किसान करें। अगर कोई किसान बड़े पैमाने पर संरक्षित खेती कर रहा है, नहीं तो ऐसा है कि कुछ जो हमारे युवा साथी हैं जो शिक्षित है लेकिन बेरोजगार हैं, एग्रीकल्चर में बीएससी किया है, एमएससी किया है, और स्वरोजगार पैदा करना चाहते हैं, तो वो निश्चित रूप से 1000 वर्ग मीटर के ऐसे ग्रीन हाउस में, हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, तराई का रीजन है उत्तराखंड का, या दूसरे भाग भी हैं बहुत सारे जहां सब्जियों की बड़े पैमाने पर खेती होती है, वहां पर इसको एक स्वरोजगार के रूप में पौध उत्पादन को ग्रीन हाउस के अंदर अपना सकते हैं। और 1000 वर्ग मीटर से साल भर में कई लाख पौध, करीब 20 से 30 लाख पौध उत्पादन करना संभव है। करीब 6 बैचेज में, साल भर में 12 महीने में 6 बैचेज में, एक बैच लगभग 30 से 35 दिन में तैयार होता है। शिमला मिर्च और मिर्च की जो पौध है वो करीब 40 से 42 दिन में तैयार होती है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। वरना टमाटर की पौध 28 से 30 दिन में, बेल वाली सब्जियों की पौध वो भी 25 दिन के अंदर तैयार हो जाती है अक्सर, आमतौर पर। ऐसी स्थिति में हम करीब 6 बैचेज में पौध तैयार कर सकते हैं, अलग अलग मौसम में, अलग अलग महीनों में, और करीब जो 1000 वर्ग मीटर से 20 से 25-30 लाख तक पौध तैयार हो सकती है। और ऐसी स्थिति में एक नौजवान ऐसी इस प्रकार के धंधे से, इस प्रकार का वो अगर इसको स्वरोजगार के रूप में इस ग्रीन हाउस पौध उत्पादन की तकनीक को अपनाता है, तो लगभग वो 3 या 4
और दूसरे लोगों को रोजगार देगा, जो मीडिया को बनाएंगे, प्लग ट्रेस तैयार करेंगे, उनको कीटाणु रहित करेंगे, स्टरलाइज करेंगे, फिर बीज की बुआई करेंगे, उनमें फर्टिगेशन करेंगे, पैक करके पौध को पहुंचाएंगे किसान तक। तो इस प्रकार से 3 या 4 नौजवानों को रोजगार दिया जा सकता है। और वो नौजवान जिसने इसको अपनाया है ऐसी पौध उत्पादन को, वो निश्चित रूप से करीब करीब साल में 4 से 5 लाख रुपए प्रति 1000 वर्ग मीटर के हिसाब से वो कमाई कर सकता है। तो ये स्वरोजगार के रूप में इसको चलाया जा सकता है, इसको अपनाया जा सकता है। अब बात आती है कि इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इन तकनीकों को अपनाने की। सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने चर्चा की थी कि जो जैविक कारक है और अजैविक कारक है उनसे बचा करके विषाणु रोगों से, कीड़े मकोड़ों से हम स्वस्थ विषाणु रोग रहित जो जमीन से लगने वाले जो जीवाणु है, फंगस है, बैक्टीरिया है, नेमेटोड्स है, उन सब से हम पौध को सुरक्षित पौध तैयार कर सकते हैं। आपकी ऐसी तरीके से जो तैयार होगी पौध प्लग ट्रेज में, एक तो उसको हम बीज कम लगेगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम खुले खेत में, क्यारियों में टमाटर की, संकर टमाटर की, हाइब्रिड टमाटर की पौध तैयार करते हैं तो उसमें करीब हम सिफारिश करते हैं 160, 170, 180 ग्राम से 150 से 200 ग्राम बीज की सिफारिश करते हैं। और अब आप देखिए, मान लिया कोई संकर जो किस्म है टमाटर की, उसके बीज का जो भाव है, मूल्य है, वो 1 लाख रुपए किलो है। तो 200 ग्राम बीज खरीदने के लिए 20,000 रुपए तो हमें सिर्फ एक जो हमारी एक जो आदान है, हमारा एक इनपुट जो है सीड, उसके ऊपर खर्च करने पड़ गए। लेकिन उसी पौध को अगर हम प्लग ट्रेज में तैयार करते हैं अंदर ग्रीन हाउस में, तो ऐसी स्थिति में हमारा कितना बीज लगेगा? 80 से 90 ग्राम बीज लगेगा। 200 ग्राम बीज अब नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता है टमाटर के अंदर 1 ग्राम में लगभग 300 बीज है और 1 हेक्टेयर में बिल्कुल कैलकुलेटेड है, ये गणित है कि 25,000 पौधे, 24,000 पौधे लगते हैं। तो 8 या 24 और 9 या 27, तो 80 से 90 ग्राम बीज लगेगा। तो आपकी लागत 20,000 रुपए की बजाय आपकी जो इस इनपुट पर सीड के ऊपर जो कॉस्ट आई वो लगभग 8 से 9,000 रुपए आएगी। तो आपने 11-12,000 रुपए मात्र एक आदान के ऊपर, एक इनपुट के ऊपर अपने बचा लिए, सेव कर लिए। नंबर 1 बात हुई, बीज कम लगता है। वो डिपेंड करता है अलग अलग सब्जियों के ऊपर, लेकिन निश्चित रूप से 50 से 60-70% बीज दर में कमी आती, सीड रेट घटता है। नंबर 2, जितने भी विषाणु रोग हैं, दूसरे भूरहित जो जमीन से लगने वाले रोग हैं, उनसे सबसे सुरक्षा ऐसी पौध को मिलती है। तो ऐसी पौध स्वस्थ होगी और ओजस्वी होगी, विग्रस होगी। रूट का, जड़ों का और तने का जो विकास जो है वो संतुलित होगा। और बहुत जो पौध, जब भी उसको हम कहते हैं कि विग्रस, जितना जड़ों का विकास ज्यादा होगा तने के साथ, उतनी ही पौध ज्यादा जो है ना विग्रस होगी, वो ओजस्वी होगी। तो एक ये बात है। तीसरी जो बात है, चौथी बात है, जब हम ऐसी पौध को, मान लिया एक पौध को हम क्यारी में तैयार करते हैं जमीन के अंदर, और फिर उसको उखाड़ते हैं, टमाटर हो और या बैंगन हो या मिर्ची हो या शिमला मिर्च हो, जब उखाड़ कर उसकी रुपाई करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो रुपाई के बाद ऐसी जब पौध को उखाड़ते हैं तो उसमें जड़ों में नुकसान होता है। किसी पौधे की पूरी जड़ टूट जाती है, किसी की 50%, किसी की 70%। वो निर्भर करता है कि कितनी सख्त थी मिट्टी जब आपने उखाड़ी, पानी दिया था कि नहीं दिया था। मौसम के ऊपर भी निर्भर करता है कि जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें मरण होता है, मोर्टिलिटी होती है। तो गर्मी में ज्यादा मोर्टिलिटी होती है, सर्दी में कम होती है। लेकिन इस प्रकार से तैयार पौध जो प्लग ट्रेज में की है, इसमें जब आप पौध तैयार हो जाएगी तो जब आप उसको उठाएंगे तो वो बिल्कुल एकदम से उठ जाएगी। 2 शब्द मैं अगर कहूं, एक पुल और एक पिक। पुल करना मतलब खींचना, जोर लगा के खींचना, इसका मतलब अभी जड़ें पूरी तैयार नहीं हुई। और पिक का मतलब है जैसे आपने इशारा किया, प्लग सेल से जो है ना सीडलिंग बाहर निकलाएगी और उसमें दिख जाएगा कि चारों तरफ जड़ों का महत्वपूर्ण विकास है, आपको धागे से दिखाई देंगे, तो एकदम से निकल कर आ जाएगी, उसमें ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मीडिया के साथ इंटैक्ट जाएगा, मीडिया उसके साथ जो है ना, जहां रोपाई आप करेंगे। तो यहाँ मोर्टिलिटी 0 है, नो मोर्टिलिटी, नो ट्रांसप्लांटिंग शॉक। कोई
जो शौक लगता है रुपाई के बाद, वो पौध को नहीं लगेगा। बेमौसमी पौध आप तैयार कर सकते हैं। जो पौध सर्दी में बाहर तैयार नहीं हो सकती, अंदर तैयार कर सकते हैं आप। फिर एक बात आती है आपकी, बेमौसमी के अलावा आप समय की बचत कर सकते हैं। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसी सब्जियों की पौध हम, जैसे लौकी, तुरई, पहले प्रचलन में नहीं था परंपरागत विधि के अंदर, अगर हम कहीं जाके क्यारी के अंदर लौकी, तुरई, करेले, खरबूजे की पौध तैयार कर दें। लेकिन ये तकनीक आने के बाद, जब से ये टेक्नोलॉजी आई है, जब से हम कोई भी सब्जी हो, किसी भी सब्जी की पौध हम तैयार कर सकते हैं। अब वो नहीं है कि इस सब्जी की पौध नहीं तैयार कर सकते। इवन आलू का जो टीपीएस सीड है, ट्रू पोटैटो सीड है, जो असली बीज है आलू का, उससे भी हम वो जो ट्यूबर्स को बोने के बजाय अगर हम टीपीएस से पौध तैयार करके रुपाई करते हैं, तो वो संभावना भी टीपीएस से भी पौध तैयार करना संभव है। इवन चुकंदर की पौध, पहले चुकंदर की सीधी बुआई करते थे, लेकिन आजकल अगर खेत खाली नहीं और आप टाइम सेविंग करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में चुकंदर की भी पौध तैयार करना संभव है। स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, इनकी भी पौध तैयार करना संभव है। तो इस प्रकार से सब सब्जियों की पौध तैयार करना संभव है। साल भर में 6 बैचेज में, 8 बैचेज में पौध तैयार करना संभव है। फिर आपको ऐसी तैयार पौध को दूर दराज के इलाकों तक पैकिंग करके सही तरीके से भेजा जा सकता है। देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं इसकी कि इसके क्या क्या लाभ हैं, तो ऐसी स्थिति में ये एक तो इसमें ये संभावना भी है प्लग ट्रेज में, जब ग्रीन हाउस में आप पौध तैयार करते हैं, कि कई बार हो सकता है कि आपकी किस्म रोगरोधी ना हो, और कई ऐसे रोग हैं रोगरोधी किस्म जब नहीं होती तो ज्यादा उनका प्रकोप होता है, जैसे बैक्टीरियल विल्ट है या और दूसरे बहुत सारे रोग हैं। तो आजकल नेमेटोड्स हैं जो सूत्रकृमि हैं, उनका पूरे देश में और खास करके रेतीली जमीनों में, पश्चिमी जो हमारे प्रदेश हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, या दूसरे जो भूभाग हैं, दूसरे क्षेत्रों में बड़ा भारी प्रकोप है। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसे रोगों को हम ना तो रसायनों से रोक पाते, इतने रसायनों का उपयोग करते हैं, या वैरायटी भी हमारी किस्म भी रोगरोधी नहीं है, तो हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण तरीका है ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी, कि हम पौध अवस्था में ही सब्जियों की पौध को रेसिस्टेंट, रोगरोधी रूट स्टॉक लेकर के उसके ऊपर मुख्य जो वैरायटी है उसकी ग्राफ्टिंग कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसका भाग है, ये लाभ है। और इस ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी को भी हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज किया है। अब जैसे एक जंगली बैंगन है सोलेनम टॉरवम, उसके ऊपर वो बैक्टीरियल विल्ट बिल्कुल नहीं आता और उसके अंदर नेमेटोड्स का भी प्रकोप नहीं होता। तो कहीं ना कहीं टमाटर को जब हम, क्योंकि देखिए टमाटर भी सोलेनेसी का और बैंगन भी सोलेनेसी का है, मिर्च और शिमला मिर्च भी सोलेनेसी कुल की है, तो इन सब को बैंगन का जो जंगली कुल का जो पौधा है सोलेनम टॉरवम, उसको एक रूट स्टॉक के रूप में, और ऊपर उसके जो हमारी कल्टीवेटेड जिस वैरायटी का हम टमाटर ग्रीन हाउस में उगाना चाहते हैं और वहां पे नेमेटोड्स की ज्यादा समस्या है, या ऐसे बे आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर, उत्तर पूर्वी राज्य जो हमारे हैं, नागालैंड, मणिपुर या मेघालय या अरुणाचल प्रदेश, ऐसे क्षेत्रों में, या ईस्ट कोस्ट उड़ीसा है, बंगाल है या आंध्र प्रदेश है, ऐसी परिस्थितियों में बैक्टीरियल विल्ट का ज्यादा प्रकोप होता है, जीवाणु जो झुलसा रोग है उसका। तो उसके लिए इसका रूट स्टॉक इस्तेमाल करके हम ऊपर जो हमारी उगाने वाली जो वैरायटी है टमाटर की, उसको ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और ये जो है अपने आप में एक नॉन केमिकल, परफेक्ट नॉन केमिकल जो आंसर है, उसका जो बिल्कुल एक तरीका है कि किस प्रकार से हम रसायनों का उपयोग भी ना करें और वैरायटी भी मान लिया रेसिस्टेंट नहीं है उन रोगों के प्रति, तो निश्चित रूप से एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी। और इसको पश्चिम के देशों में बड़े पैमाने पर अपनाया जाने लगा है, जब से जो बहुत ही जो घातक जो रसायन है मिथाइल ब्रोमाइड जैसे, उन पर जब से बैन लगा है जमीन को स्टरलाइज करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी का भी हम प्लग ट्रे के अंदर, ग्रीन हाउस के अंदर जब पौध तैयार करते हैं, तो ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी को भी अपनाना संभव है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ है। और ये जो है एक नॉन केमिकल जो है सॉल्यूशन है, एक समाधान है
बगैर रसायनों के उपयोग के जो है इस तरीके की महत्वपूर्ण बीमारियों का और समस्याओं का एक निदान है ग्राफ्टिंग टेक्निक। और फिर आपकी बात आती है, इसको एक रोजगार, स्वरोजगार के रूप में अपनाना संभव है। और जो है ऐसी पौधशाला को आप बिल्कुल एक आईसीयू के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अंदर कोई कीड़ा, कोई जो है ना इन्फेक्शन नहीं हो सकता। पौध की अच्छे तरीके से देखभाल की जा सकती है और इस प्रकार से स्वरोजगार पैदा किए जा सकते हैं और लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। और ऐसी पौध का बहुत महत्व है। और जब ऐसी पौधशालाएं, जब हमारे किसान जब संरक्षित खेती की बात करते हैं, तो मैं ये बता दूं यहाँ पर कि निश्चित है, ये जो प्राथमिक आवश्यकता है, जो मैंडेटरी है, वो ये है कि ग्रीन हाउस में टमाटर उगाने के लिए या शिमला मिर्च उगाने के लिए या दूसरी सब्जियां उगाने के लिए उनकी पौध जो है वो खुले वातावरण में तैयार नहीं की जा सकती, वो संरक्षित क्षेत्र में तैयार होगी। और मैंने 3 जो प्रारूप इसके बताए, एक लो कॉस्ट नेट हाउस का इस्तेमाल करके, एक जो आपका बीज का मध्यम दर्जे का लो कॉस्ट, दूसरा जो पॉली हाउस नेचुरली वेंटिलेटेड जो ग्रीन हाउस 100 वर्ग मीटर तक बना सकते हैं हम उसमें खड़ंजा बिछा के, और तीसरा जो है ग्रीन हाउस जिसमें आपकी आवश्यकता के अनुसार उसमें पैड एंड फैन सिस्टम, बूम सिस्टम या बेंचेज भी हो सकते हैं, या जमीन से उठी क्यारियां बना के हम उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल काले रंग का कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है संरक्षित खेती का, वो यही है कि हमारी पौध, हमारी रोपण सामग्री, और ये जरूरी नहीं कि सब्जियों में लागू है, रोपण सामग्री का विषाणु रोग रहित होना, स्वस्थ होना उतना ही आवश्यक फलों में है, उतना ही आवश्यक फूलों में है, उतना ही आवश्यक मसालों में, हल्दी में, अदरक में, या दूसरे जो भी है, काली मिर्च है और है दूसरे जो हमारी फसलें हैं उनमें उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सब्जियों में जितना महत्वपूर्ण है। तो हर प्रकार की बागवानी फसलों में इस प्रकार की तकनीक को अपनाया जा सकता है। और जब संरक्षित खेती की बात करते हैं तो इसकी आवश्यकता बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हमारी पौध, हमारी रोपण सामग्री स्वस्थ होगी, विषाणु रोग रहित होगी, तो निश्चित रूप से हमारी फसल का उत्पादन, उसकी उत्पादकता, उसकी गुणवत्ता, जो हमारी किस्म के अंदर जो पोटेंशियल है उसमें पैदा करने की जो क्षमता है, उसके अनुरूप हम प्राप्त कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये जो पद्धति है, जो ये तकनीक है ग्रीन हाउस के अंदर पौध उत्पादन की, या नेट हाउस के अंदर पौध उत्पादन की, प्लग ट्रेज के अंदर सॉइललेस मीडिया को, इसको हमारे युवाओं को इसको स्वरोजगार के रूप में, या हमारे किसान जो संरक्षित खेती करते हैं और उनको इस प्रकार से पौध उत्पादन को अपनाना चाहिए। तो निश्चित रूप से वो संरक्षित खेती के क्षेत्र में सफल होंगे। और अगर वो पौध अगर सही नहीं बना पाते, स्वस्थ नहीं बना पाते, तो निश्चित रूप से उनको वो परिणाम जो संरक्षित खेती के नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए। तो कुल मिला के ये एक आधुनिक तकनीक है पौध उत्पादन की। इसको हमारे जो सब्जी उत्पादन के जो क्षेत्र, महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो भी राज्य हों, जो उत्तर भारत के राज्य हों, पहाड़ी क्षेत्र हों, दक्षिण भारत के राज्य हों, पूर्वी क्षेत्र हों, पश्चिमी क्षेत्र हों, सब जगह इस तकनीक को अपनाने की जरूरत है और इसका बहुत उपयोग में लाने की जरूरत है, ताकि जो सब्जियों की उत्पादकता हमारे देश में है वो अभी हम बहुत उसमें पिछड़े हुए हैं, वो बढ़ेगी। और गुणवत्ता के मामले में भी हमारी जो सब्जियों की गुणवत्ता है वो विश्व में अभी बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उसको भी बढ़ाने में बहुत इसके सार्थक परिणाम, बहुत महत्वपूर्ण परिणाम मिलते हैं। और इस तकनीक को अपनाने की आगे भविष्य में बहुत आवश्यकता है।